नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में न्यूज़ निकल के आई है कि इंडिया यूरोप का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। आप लोग ये द हिंदू का आर्टिकल देख सकते हैं। इंडिया इज नाउ यूरोप लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ रिफाइंड फ्यूल। मैं बात कर रहा हूँ रिफाइंड फ्यूल की, क्योंकि क्रूड ऑयल के जो है हम खुद रशिया से एक्सपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, और उसी को हम लोग अपने यहाँ रिफाइंड करके यूरोप को सप्लाई करते हैं। और ये जो है ये हम लोग अभी तक के यूरोप के सबसे बड़े सप्लायर बन गए। हम लोगों ने सऊदी अरब को भी बीट कर दिया है इस मामले में। तो आज हम इसी बात पे अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस चीज़ को डीप में जानेंगे कि आखिर ओवरऑल क्या हो रहा है आज के टाइम पे दुनिया में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए अगर पसंद आती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम लोग अपने एक्सपोर्ट्स की बात करें तो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा क्या होता है। अगर हम लोग डाटा की बात करें तो हम लोग यहाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो आयरन और स्टील जो है, टाटा स्टील आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। पर नहीं, हमारे यहाँ जो फ्यूल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, जो मतलब क्रूड ऑयल से जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज हैं, जो जहाँ पे रिफाइंड चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे जो अगर आप लोग बात करें रिलायंस की और अलग अलग, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हुआ, इंडियन ऑयल हुआ, तो ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनके पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं जिसके जिसके चलते हम लोग ये चीज़ें रिफाइंड करके बाहर देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसी के चक्कर में जो हमारा इम्पोर्ट है, जो कि रिफाइंड क्रूड ऑयल का जो हमारा इम्पोर्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे चलो ठीक है, ये बात तो मान ली हम लोगों ने कि हम इंडिया जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन गया है इस चीज़ में, और हमारा जो टारगेट है 900 बिलियन डॉलर का, वो भी हम लोग बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे अपने इस रेस के साथ। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जिस यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज ने इस चीज़ पर सैंक्शंस उठाए थे कि ये जो प्राइस कैप लगा देना चाहिए रशिया के ऊपर, ये हम लोग रशिया को बैन कर देंगे, 5 दिसंबर से प्राइस कैप लगेगा कि अब जो है 60 डॉलर से कोई भी ये मतलब ज़्यादा दाम में इस ऑयल को नहीं खरीदेगा। तो आज वही जो देश हैं वो इंडिया से ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है क्या ये एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी नहीं है? अगर मैं बात करें तो ये एक बहुत बड़ा दोगलापन है इन वेस्टर्न कंट्रीज का। क्योंकि इन लोगों की जो नीड है वो है 3,60,000 बैरल अ डे। मतलब कि 3,60,000 बैरल। बैरल अगर आप लोगों को नहीं पता, एक यूनिट है। आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं इस चीज़ का। तो ये जो है ये पूरे यूरोप की खपत है एक दिन की इतनी, और इतना हम लोग एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं यूरोप को, इतना ऑयल। तो एक तरह से ये इनडायरेक्टली जो ये ऑयल है आ तो रशिया से ही रहा है। जैसे मान लो ये रशिया, ये तो वही चीज़ हो गई ना कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ जो है जैसे रशिया से हम लोगों ने खरीदी और हम लोग अपने रिफाइनरीज में रिफाइन करके और यूरोप को बेच दी। लेकिन ओवरऑल अगर आप लोग इस पूरे बिजनेस में देखो तो इंडिया का बहुत बड़ा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग सस्ते दाम में यहाँ से खरीदते हैं और महंगे दाम में यहाँ पे बेचते हैं। तो इसीलिए जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन मार्केट है, इसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मिल रहा है। और अगर हम लोग जैसे इस ग्राफ को देखें, आप लोग ये ग्राफ देख सकते हैं, ये पिछले टाइम में मतलब इस ग्राफ को समझाने की कोशिश करूंगा। ये है इंडिया, इंडिया का क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट, ठीक है ना, रशिया से जो आ रहा है। ये दिन प्रतिदिन आप लोग देख सकते हैं बढ़ ही रहा है। ये देखिए, ये मार्च का डेटा है, यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर की तरफ ग्राफ जाता है वो नजर आ रहा है। और ये जो रेड वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये है इंडिया की तरफ से जो सप्लाई आ रही है यूरोप को, जो मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। और ये जो है ये सप्लाई है सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरब का जो अब एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है यूरोप में। आप लोग इस जो रेड वाला बॉक्स है ये ज़्यादा लंबा देख सकते हैं एज कम्पेयर टू ब्लू वाला। और यही अगर हम लोग मार्च का डेटा बात करें तो मार्च का ये जो बॉक्स था ये थोड़ा कम था, और उससे पहले जो जनवरी जो फरवरी का टाइम था उस टाइम पे रशिया से भी थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट हुआ करता था। पर जब से प्राइस कैप लग गया था उसके बाद से ये जो एक्सपोर्ट है बिल्कुल बंद कर गए थे। अब बात करते हैं प्राइस कैप की। जो बाइडन की नीतियां हैं, कि अब आप लोगों ने जो बाइडन का नीति देखी होगी कि प्राइस कैप लगा दो 60 डॉलर का, फ्रांस का आप लोगों ने देखा होगा। तो उसको कौन कौन देश मान रहा है? हम लोगों ने अभी हाल ही में एक वीडियो भी निकाली थी, एक लेक्चर भी लिया था इसी चीज़ पे कि ये जो चीज़ है, जो जापान है ये नहीं मान रहा है। अब जो इनके जो पिताश्री हैं, जैसे मैं यही कहूँगा पिताश्री, क्योंकि एक तरह से जापान हुआ और ये हमारा पाकिस्तान हुआ, ये एक तरह से पता नहीं क्या मानते हैं यूएसए को कि कोई भी अपने यहाँ पे एक ये जो कोई भी डिसीजन खुद से नहीं ले पाते हैं। अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो उससे पहले इन लोगों को यूएस की परमिशन जरूर चाहिए। हम लोगों ने इस वीडियो में भी बात की थी कि किस तरह से जापान ने परमिशन लेके रशियन ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जापान की जो करेंसी है, जापान की जो इकोनॉमी है, वो इस चीज़ को एफर्ट एक तरह से नहीं झेल पा रही थी कि किसी और भी कंट्री से हम लोग ऑयल खरीदें एज कम्पेयर टू रशिया। और यही हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान ने भी परमिशन ली है। आप लोग ये जो आर्टिकल देख सकते हैं, ये आप आर्टिकल देखिए कि यूएस का अप्रूवल मिल चुका है पाकिस्तान को क्रूड ऑयल खरीदने के लिए रशिया से।
अब देखिए मतलब, और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया से तो इतने लोगों ने मना भी किया कि आप लोग मत खरीदिए जो ऑयल है बस, पर फिर भी जो हमारी जो नीतियां हैं वो आप लोगों को पता है कि क्या है। तो ओवरऑल जो इंडिया जो अभी तक कर रहा था, जो हम लोग खरीद रहे थे आज के टाइम पे, वो चीज़ हर एक कंट्री कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो यूरोप हम लोगों से मना करता था कि रशियन ऑयल मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, रशिया से व्यापार मत करो, तो इनडायरेक्टली जो व्यापार ट्रेड हो रहा है वो रशिया से ही हो रहा है यूरोप का। तो ये एक नेक्स्ट लेवल हैपोक्रेसी है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और हम लोग तो फिर खैर, हम लोगों को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, साथ ही में जो रशिया का भी प्रॉफिट है। पर मुझे बस, अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मुझे इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज से इतनी ज़्यादा नफरत है कि ये मतलब अगर कोई चीज़ है वो अगर ये लोग करें तो कोई दिक्कत नहीं, और कोई दूसरा कंट्री करे तो उसमें लगा देंगे लोग सैंक्शंस। चाहे फिर वो साउथ अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका में आप लोगों को पता होगा कि अभी जो पुतिन आने वाले हैं साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अभी एक ब्रिक्स की समिट है साउथ अफ्रीका में, तो इसीलिए पुतिन आएंगे, और अगर पुतिन आए तो उनको अरेस्ट होने का बहुत ज़्यादा डर है साउथ अफ्रीका के अंदर। अब जैसे और कंट्रीज कह रही हैं कि रिसेशन का टाइम आ रहा है, इंडिया का रिसेशन आएगा, बहुत सारी कंट्रीज में मतलब मंदी आने वाली है। तो इस चीज़ को लेके एक ब्लूमबर्ग, आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लूमबर्ग ने ये वाली रिपोर्ट भी पब्लिश की थी जो पहले हम लोगों ने पढ़ी है। और ये जो न्यूज़ है ये भी ब्लूमबर्ग ने ही पब्लिश की है। ये ब्लूमबर्ग, जिसको नहीं पता, वो एक अमेरिकन कंपनी है जो कि स्टडी करके अपने अपने रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, और उनकी रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक सही भी होती हैं, इन द फ्यूचर काफ़ी हद तक सही भी साबित होती हैं। तो इन्होंने पब्लिश किया है रिसेशन को लेके कि जो यूके है, यूके में सबसे ज़्यादा रिसेशन देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा मंदी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रिसेशन है वो थर्ड क्वार्टर को देख के लिया जाता है, यानी कि 3 महीने के अंदर कितनी ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई है किसी भी कंट्री में। तो अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंट्री जिनमें आप लोगों को रिसेशन देखने को मिलेगा, टॉप कर रही है उस टाइम पे यूके, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिलेगी, बहुत सारे जो जॉब है वो लोग लूज करेंगे इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और तीसरे नंबर पे आप लोगों को यूएस देखने को मिलेगा, जो आप ये ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदी देखते देखते। और यूरोप और हम इंडिया की बात करें, इंडिया में 0% चांस है रिसेशन के। यहाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इंडिया में बिल्कुल 0% चांस है कि हमारी ग्रोथ लेवल इस टाइम पे बहुत अच्छी चल रही है। और वहीं पर अगर हम अपने से पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे चाइना हुआ, चाइना में भी 12% चांस है, और ऐसे साउथ कोरिया हुआ 30%, रशिया में भी, रशिया का तो फिर अभी वॉर ही चल रहा है। और जितने भी G7 आप लोगों को कंट्रीज देखने को मिलेंगे, G7 के सारे कंट्रीज जो इस लिस्ट में टॉप कर रहे हैं, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा मंदी देखने को मिलेगी, ये बहुत ही ज़्यादा बुरे हालातों में गुजर रहे हैं। चाहे फिर वो यूके हो, यूएसए हो, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस और जापान, ठीक है, कोई सा भी कंट्री हो। तो आप लोगों को हो सकता है समझ में आया हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं इसीलिए लगाया था ताकि आप लोगों को ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो हिपोक्रेसी समझा सकूँ, क्योंकि इन्होंने खुद तो एक तरह से जो प्राइस कैप तो सिर्फ नाम के लिए लगाया, ये तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ, क्योंकि इसको किसी ने भी नहीं माना ज़्यादातर। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि कितनी किसकी खपत है और ओवरऑल क्या सिनेरियो चल रहा है पूरी दुनिया में। अगर आप लोग समझ में आया है तो नीचे लाइक का बटन लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।